हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कॉम्पिटिटिव इंग्लिश बाय वीके शर्मा। स्टूडेंट, जैसे कि मैं आपके पास में टाइम एंड टेंस या उसी को बोलते हैं हम सेंटेंस फॉर्मेशन, तो आज मैं आपके सामने फ्यूचर के बारे में बताना चाहूँगा। प्रीवियस वीडियो में मैंने पास्ट के बारे में बताया था, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूस, पास्ट परफेक्ट एंड पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस। यदि हम फ्यूचर के बारे में बात करते हैं स्टूडेंट्स, तो फ्यूचर सेंटेंस में आपके पास में जो क्वेश्चन आता है वो फ्यूचर परफेक्ट से ज़्यादा आता है। फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटिन्यूस एंड फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस से सेंटेंस कभी बनता नहीं और नहीं एग्जामिनर उससे पूछता है। तो आई विल एक्सप्लेन ईच एंड एवरी सेंटेंस, बट आई विल एम्फेसाइज मोर किसके ऊपर, फ्यूचर परफेक्ट के लिए। तो स्टूडेंट, हम पहला जो सेंटेंस आपके पास आई एम गोइंग टू डिस्कस, दैट इज अ फ्यूचर इंडेफिनिट। फ्यूचर इंडेफिनिट, तो ये फ्यूचर इंडेफिनिट स्टूडेंट्स, इट विल इंडिकेट द फ्यूचर एक्शन। ये हमेशा किसको इंडिकेट करेगा, जो आपके पास फ्यूचर की एक्टिविटीज होती है, जो फ्यूचर के एक्शंस होते हैं, उनको कौन इंडिकेट करता है, फ्यूचर सेंटेंस इंडिकेट करता है। ठीक है, तो जैसे मैंने आपको बताया था प्रेजेंट इंडेफिनिट के बारे में, द थिंग्स आर नॉट डेफिनिट। पास्ट के बताया था थिंग्स आर नॉट डेफिनिट इन पास्ट। फ्यूचर के बारे में ऑल्सो सेम, कि जो एक्शन, जो एक्टिविटीज आपके पास फ्यूचर में होंगी वो आपके पास डेफिनेट नहीं होंगी, उसी को हम क्या बोलते हैं, फ्यूचर इंडेफिनिट बोलते हैं। तो इसका स्ट्रक्चर, यदि हम अफर्मेटिव के बारे में बात करते हैं स्टूडेंट्स, अफर्मेटिव के बारे में बात करते हैं, तो आपके पास होता है सब्जेक्ट प्लस क्या, शैल, या फिर विल, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, और उसी को क्या बोलते हैं हम, आरपी। आरपी का मीनिंग बताया था मैंने, रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सेंटेंस। सो अब आपके पास में दो हेल्पिंग वर्ब में शैल और विल। तो शैल हमेशा आपके पास किसके साथ आती है, फर्स्ट पर्सन के साथ, फर्स्ट पर्सन। और फर्स्ट पर्सन आपके पास क्या होते हैं, आई और वी होते हैं। और जो रिमेनिंग सब्जेक्ट होते हैं, जो रिमेनिंग सब्जेक्ट होते हैं स्टूडेंट, उनके साथ हमेशा आपके पास क्या आती है, विल। रिमेनिंग सब्जेक्ट का मतलब क्या है, यू, या फिर दे, या फिर ही, या फिर शी, या एंड नेम ऑफ द पर्सन। इट भी इसमें आता है, नेम ऑफ द पर्सन, नेम ऑफ द पर्सन। ठीक है स्टूडेंट, अब बात आती है, कभी स्टूडेंट आपने देखा होगा स्पोकन लैंग्वेज में कि जनरली वी यूज विल, वी डू नॉट यूज शैल। तो पहले तो आप इस कॉन्सेप्ट को क्लियर करें आज कि हम विल क्यों यूज करते हैं व्हेन वी स्पीक इंग्लिश, व्हाई वी डोंट यूज शैल। बात आती है स्टूडेंट, फ्यूचर में शैल इंडिकेट लिटिल बिट पॉसिबिलिटीज एंड विल इंडिकेट डिटर्मिनेशन। तो वट एवर वी स्पीक वी स्टैंड फॉर दैट, हम जो बोलते हैं उसके ऊपर स्टैंड करते हैं, इसी वजह से हम शैल यूज नहीं करते, क्या यूज करते, विल। बट व्हेन वी टॉक अबाउट एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, यदि स्टूडेंट्स आपके पास में शैल और विल दोनों दे रखी होती हैं, तो उसको हम डिसाइड किससे करते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ सब्जेक्ट। यदि आपके पास आई और वी होगा, तो आई और वी होंगे, और आपके पास दोनों हेल्पिंग वर्ब होंगी, शैल और विल। जनरली इनको मॉडल्स बोलते हैं, पर हम सेंटेंस में क्या बोलते हैं, हेल्पिंग वर्ब बोलते हैं। तो यदि आपके पास सब्जेक्ट आई और वी हैं, तो ऑलवेज वी आर गोइंग टू चूज क्या, शैल। हम विल को बिल्कुल चूज नहीं करेंगे। यदि आपके पास रिमेनिंग सब्जेक्ट हैं, तो रिमेनिंग सब्जेक्ट के साथ हम क्या यूज करेंगे, चूज करेंगे विल, फिर हम शैल यूज नहीं। बट यदि आपके पास में एक ही हेल्पिंग वर्ब है, तो वो भी हेल्पिंग वर्ब आपके सामने क्या मानी जाती, करेक्ट मानी जाती है। अब थोड़ा समझ लें, समटाइम्स इट हैपन स्टूडेंट्स, बोथ द हेल्पिंग वर्ब गेट इंटरचेंज्ड। इंटरचेंज का मतलब क्या है कि रिमेनिंग सब्जेक्ट क्या लेता है, शैल, और आई और वी क्या लेते हैं, विल। समझना स्टूडेंट, यदि आपके पास ऐसी सिचुएशन मिलती है, यदि हेल्पिंग वर्ब आपकी इंटरचेंज हो जाती है, दैट टाइम सेंटेंस इंडिकेट डिटर्मिनेशन, सर्टेनिटी, और जिसको बोलते हैं हम निश्चित, डिटर्मिनेशन, निश्चित, आपके पास सर्टेनिटी, वो चीज आपके पास इंडिकेट करती है। हमने एक एग्जांपल से काफी क्लियर करेंगे। सी, आई शैल,
आई शैल अटेंड द मीटिंग। आई शैल अटेंड द मीटिंग, और मैंने एग्जाम्पल दिया आई विल अटेंड द मीटिंग। आई विल अटेंड द मीटिंग। स्टूडेंट देखा जाए ग्रामर के हिसाब से दोनों ही सेंटेंस करेक्ट हैं, बिकॉज आई शैल एंड आई विल, ये आई शैल आएगा सेंटेंस मस्ट बी करेक्ट, आई विल आएगा सेंटेंस मस्ट बी करेक्ट, पर दोनों के मीनिंग में क्या है, डिफरेंस है। डिफरेंस इज दैट स्टूडेंट्स, जब मैंने आई के साथ शैल यूज किया दैट इंडिकेट पॉसिबिलिटी, इसका मतलब मैं मीटिंग अटेंड कर भी सकता हूं और मीटिंग अटेंड ना भी कर सकता हूं। पर यदि मैंने आई के साथ विल यूज किया, समझना, इसका मतलब एट एनी रेट, एट एनी कॉस्ट आई हैव टू अटेंड द मीटिंग, किसी भी तरह से मुझे मीटिंग अटेंड करनी ही पड़ेगी। ये किससे इंडिकेट किया हमने, विल से। तो वही चीज मैंने आपको बताने की कोशिश की थी पहले कि यदि आपके पास कभी भी हेल्पिंग वर्ब इंटरचेंज हो जाती है दैट इंडिकेट द डिटरमिनेशन, सर्टेनिटी। थिंग्स आर क्लियर। यदि स्टूडेंट हम नेगेटिव के बारे में बात करते हैं, इट्स अ वेरी इजी। शैल के बाद क्या आएगा, नॉट, और विल के बाद क्या आएगा, नॉट आएगा, नथिंग एल्स। तो इससे कभी सेंटेंस आपके पास आता नहीं है। पर यदि कभी आपके पास सर्टेन वर्ड्स होते हैं लाइक ए टुमारो, लाइक ए नेक्स्ट मंथ, लाइक ए नेक्स्ट ईयर, इस तरह के शब्द कभी आते हैं तो सेंटेंस हमेशा कहाँ आ जाता है, फ्यूचर में आ जाता है। ठीक, अभी हम आगे बताएंगे फ्यूचर कंटिन्यूअस के बारे में, या फिर इधर ही देख सकते हो आप, इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। ये सब चीज आपके पास सेम रहती है। डिफरेंस इज दैट कि यदि आपके पास में फ्यूचर कंटिन्यूअस के बारे में इधर ही देख सकते हो आप, फ्यूचर कंटिन्यूअस, तो फ्यूचर कंटिन्यूअस में क्या होता है, सब्जेक्ट शैल बी या फिर विल बी, और इधर आपके पास क्या होता है, V1 प्लस ING प्लस क्या, ऑब्जेक्ट, और उसके बाद क्या होता है, RP, रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सेंटेंस। अभी भी सेम है, शैल बी किसके साथ में, फर्स्ट पर्सन के साथ में, और रिमेनिंग के साथ में क्या आता है आपके पास, विल बी। ये सेम रूल इधर भी एप्लीकेबल होता है। यदि आपकी हेल्पिंग वर्ब इंटरचेंज हो जाती है दैट इंडिकेट द सर्टेनिटी ऑफ डिटरमिनेशन। अब इंडिकेट क्या करता है कि कंटिन्यू एक्शन, कंटिन्यूअस एक्शन इन फ्यूचर किससे इंडिकेट करता है, शैल बी और विल बी से। यदि हमने एग्जांपल दिया आई शैल बी I shall be learning my lesson tomorrow. I shall be learning my lesson tomorrow. I shall be learning my lesson tomorrow. तो आप I के साथ I according to I आपके पास क्या है, shall be आया, ठीक है। यदि स्टूडेंट्स आपके पास सेंटेंस बिकम्स नेगेटिव, तो नेगेटिव आपके पास कहाँ था, shall not be, क्या आता है, shall not be, और इधर आपके पास क्या आता है, will not be। इंपॉर्टेंट कोई नहीं, shall not be और will not be, और एवरीथिंग रिमेन्स सेम। यदि स्टूडेंट्स आपके पास में कोई भी इंटरोगेटिव बनता है, समझना, इंटरोगेटिव बनता है तो shall या फिर will सेंटेंस से पहले आएगी, उसके बाद क्या मिलेगा, सब्जेक्ट, अब उसके बाद आपको मिलेगी बी प्लस V1 प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस RP और क्वेश्चन। यदि स्टूडेंट्स सेंटेंस आपके पास WH फैमिली से स्टार्ट होता है तो प्लस शैल या फिर विल, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद बी, आफ्टर दैट V1 प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस RP और क्वेश्चन। इधर भी वही सेम रूल होता है जो मैंने आपको बताया था, इफ सेंटेंस बिकम्स इंटरोगेटिव कम नेगेटिव,
तो नॉट का प्लेस कहाँ होता है? तो नॉट का प्लेस हमेशा आफ्टर इमीडिएट द सब्जेक्ट होता है, आफ्टर इमीडिएट द सब्जेक्ट। तो जब सेंटेंस आपके पास नेगेटिव को इंटरोगेटिव बनेगा तो नॉट का प्लेस हमेशा कहाँ रहेगा? सब्जेक्ट के तुरंत बाद रहेगा। ठीक है, तो यहाँ से क्वेश्चन आपके पास कभी नहीं आता है, यदि कभी आपको मिलता है तो विद द हेल्प ऑफ बी आप इस बी से आप बी से आप सोच सकते हो कि सेंटेंस किस में आपके पास फ्यूचर कंटिन्यूअस में, और जितने भी आपके पास कंटिन्यूअस सेंटेंस होते हैं तो वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है? वर्ब की V1 प्लस INT आती है। नेक्स्ट, नेक्स्ट सेंटेंस, ये सेंटेंस आपके पास इंपॉर्टेंट है, आई विल एम्फसाइज मोर, फ्यूचर परफेक्ट। क्वेश्चन यहां से आता है। फ्यूचर परफेक्ट, ठीक है। तो जैसे कि मैंने आपको पहले भी एक्सप्लेन किया था कि जितने भी परफेक्ट सेंटेंस होते हैं उसमें वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है? थर्ड फॉर्म आती है। तो ये भी आपके पास फ्यूचर परफेक्ट है तो वर्ब की कौन सी फॉर्म मिलेगी आपके पास में? थर्ड फॉर्म मिलेगी, पहली बात। यदि हम इसके स्ट्रक्चर के बारे में बात करते हैं, अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर स्टूडेंट्स क्या बनता है? सब्जेक्ट प्लस शैल हैव या फिर विल हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस आरपी, ऑब्जेक्ट प्लस आरपी, सब्जेक्ट शैल हैव विल हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट। यदि सेंटेंस आपके पास नेगेटिव बनता है तो नेगेटिव में नॉट का प्लेस कहाँ होता है? शैल नॉट हैव, और क्या बनता है? विल नॉट हैव। अब क्वेश्चन ये बनता है स्टूडेंट समझना, देयर आर सर्टेन वर्ड्स लाइक ए by this time, by the end and by that time. Once more, by this time, by that time या by the end। ये तीन शब्द आपके पास कभी भी आते हैं तो सेंटेंस हमेशा बनता है फ्यूचर परफेक्ट में। यदि मैंने आपको कभी भी प्रेजेंट परफेक्ट के बारे में बताया होगा तो उसमें भी आपके पास कुछ शब्द बताए होंगे मैंने, जैसे ऑलरेडी, रिसेंटली, लेटली, यट और सो फार। यदि ये शब्द आते हैं आपके पास में तो सेंटेंस बनता है किसमें? प्रेजेंट परफेक्ट में। कौन कौन से? यट, ऑलरेडी, सो फार और आपके पास में रिसेंटली और लेटली। यदि ये शब्द आते हैं तो सेंटेंस किसमें बनता है? प्रेजेंट परफेक्ट में। इसी तरह से इसमें यदि आपके पास तीन शब्द आते हैं, कौन कौन से? बाय दिस टाइम, बाय दैट टाइम और बाय दैट टाइम। बाय दिस टाइम, बाय दैट टाइम और बाय द एंड। ये तीन शब्द आते हैं तो सेंटेंस हैज टू बी फ्यूचर परफेक्ट। ये सेंटेंस आपके पास क्वेश्चन पेपर में रिपीटेडली पूछा जाता है, ठीक है। तो मैं लिख देता हूं, बाय दिस टाइम, बाय दैट टाइम और बाय द एंड। यदि तीन शब्द आते हैं तो सेंटेंस जनरली किसमें बनता है? फ्यूचर परफेक्ट में बनता है। जैसे मैंने एग्जांपल दिया, आई शैल हैव, आई शैल हैव फिनिश्ड, आई शैल हैव फिनिश्ड माय वर्क, बाय द एंड ऑफ ऑगस्ट, बाय द एंड ऑफ अगस्त। तो आपके पास में बाय द एंड मिला, तो यदि आपके पास बाय द एंड मिला तो यू शुड मेक अ इमेज इन योर माइंड, सेंटेंस मस्ट बी किसमें? फ्यूचर परफेक्ट। तो ये चीज आपके पास में जो मैंने लिखवाई है इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। आप इसी को चीज को स्टूडेंट बिल्कुल याद रखने की कोशिश करना। बाय दिस टाइम,
बाय दैट टाइम और बाय द एंड। यदि कभी भी आपके पास एग्जामिनेशन में ये शब्द मिलते हैं तो आपको किसको चूज करना है, द सेंटेंस विच इज इन फ्यूचर परफेक्ट। एक क्वेश्चन यहाँ से बनता है। सेकंड क्वेश्चन क्या बनता है स्टूडेंट समझना, कि जैसे कि मैंने आपको पास्ट परफेक्ट के बारे में बताया था कि समटाइम्स इट हैपन्स यू विल गेट द टू एक्शन, आपके पास में दो एक्शन मिले, किस में, पास्ट में। इसी तरह से आपके सामने कभी ऐसा होता है कि आपको दो एक्शन मिलते हैं, दोनों एक्शन किस में किए जाते हैं, फ्यूचर में। और जब दोनों एक्शन फ्यूचर में किए जाते हैं तो अब हमारे सामने दिक्कत ये आती है कि जब दो एक्शन होंगे हमारे सामने तो हम किस वाले को किस में बनाएंगे और किस वाले को किस में बनाएंगे। तो वेरी सिंपल स्टूडेंट, सी व्हाट ग्रामर सेज, इफ यू गेट टू एक्शन विच आर डन इन फ्यूचर, यदि आपके सामने दो एक्शन मिलते हैं और किस में किए जाते हैं, फ्यूचर में, तो जो एक्शन पहले होता है वो बनता है हमेशा फ्यूचर परफेक्ट में, और जो एक्शन बाद में होता है वो बनता है प्रेजेंट इंडेफिनिट। आप चीज को याद रखना, हमने जब पास्ट के बारे में बताया था तो पास्ट में हमने क्या बताया था कि जो एक्शन आपके पास पहले होता है वो बनता है पास्ट परफेक्ट में, और जो एक्शन बाद में होता है वो बनता है पास्ट इंडेफिनिट में। पर इधर आपके पास में पास्ट इंडेफिनिट नहीं है, इधर आपके पास में क्या, प्रेजेंट इंडेफिनिट है। तो इधर आपके पास में कॉम्बिनेशन किसका हुआ, फ्यूचर परफेक्ट का और प्रेजेंट इंडेफिनिट। उधर कॉम्बिनेशन क्या था आपके पास में, उधर पास्ट परफेक्ट का और पास्ट इंडेफिनिट का। आई विल एक्सप्लेन with the help of example। सी स्टूडेंट्स, मैंने एग्जांपल दिया, द पेशेंट will have died, the patient will have died before the doctor comes। The patient will have died before the doctor comes। इसका मतलब हिंदी में समझे, डॉक्टर के आने से पहले रोगी या पेशेंट मर चुका होगा। किस में बात कर रहे हैं हम, फ्यूचर में। पहला एक्शन कौन सा हुआ, डाइंग ऑफ द पेशेंट। सेकंड एक्शन आपके पास क्या हुआ, कमिंग ऑफ द डॉक्टर। तो ये आपके पास में स्टूडेंट तीन कॉम्बिनेशन मिले। एक कॉम्बिनेशन क्या मिला, बिफोर वाला, एक कॉम्बिनेशन क्या मिला, आफ्टर वाला, एक फिर मैंने आपको व्हेन वाला बताया था। ठीक है, अब आपके पास क्या मिला, बिफोर फ्यूचर परफेक्ट। तो मैं एक बार और रिवाइज करना चाहूंगा कि बिफोर से पहले वाला पास्ट परफेक्ट, और बिफोर के बाद वाला पास्ट इंडेफिनिट, आफ्टर से पहले वाला पास्ट इंडेफिनिट, और आफ्टर के बाद वाला पास्ट परफेक्ट। इसी तरह से व्हेन से पहले वाला पास्ट परफेक्ट, व्हेन के बाद वाला पास्ट इंडेफिनिट। इसी तरह से यदि आप बिफोर के बारे में बात करते हैं फ्यूचर के लिए, तो पहले वाला सेंटेंस कहाँ मिलेगा, फ्यूचर परफेक्ट में, और बाद में मिलेगा प्रेजेंट इंडेफिनिट। इसको रिपीट करना, इसको प्रेजेंट इंडेफिनिट। क्या बोलते हैं इसको, प्रेजेंट इंडेफिनिट। तो दैट वाज ऑल अबाउट योर सेंटेंसेस स्टूडेंट्स। ठीक है, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस इतना इंपॉर्टेंट नहीं है बिल्कुल भी, उसमें शैल हैव बीन, विल हैव बीन आते हैं, वी विल प्लस आईएनजी, टाइम मिलेगा, सेंस एंड फॉर्म मिलेगा। तो मैंने आज आपके सेंटेंस फॉर्मेशन कंप्लीट करने की कोशिश की स्टूडेंट्स, और मैंने जितनी भी आपके पास इंपॉर्टेंट हैं एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, उनके ऊपर मैंने एम्फेसाइज ज़्यादा किया है, और सभी सेंटेंस के बारे में आपको क्या कराया है, ब्रश अप कराया है। फाइन, तो अगली वीडियो जब ग्रामर की देंगे हम, तो वी विल हैव प्रैक्टिस स्पॉटिंग एरर्स ऑन द बेसिस ऑफ सेंटेंस फॉर्मेशन या फिर टाइम इन टर्म्स। ठीक है स्टूडेंट्स, यदि आपको कोई भी डाउट होता है, कोई भी दिक्कत आती है, तो आप कमेंट्स में, आप यूट्यूब में कमेंट्स में, फेसबुक में, व्हाट्सएप में कहीं भी आप पूछ सकते हो। आई एम ऑलवेज रेडी टू क्लैरिफाई योर डाउट्स। तो ये आज का वीडियो स्टूडेंट्स, यदि आपको अच्छा लगा हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब, हमारी वीडियोस को शेयर करना ना भूलें स्टूडेंट्स। थैंक्स लॉट फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक्स।